वेलकम बैक। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे वेरिएबल्स की कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और इनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, जब मैं डेटा टाइप की एक वीडियो बना रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 8 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं और डेटा टाइप्स में स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, नल, रिसोर्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो को एक्सटेंड करते हुए वेरिएबल की जो प्रीवियस वीडियो बनाई है उसके बाद हम फ्लूट को भी इसी में कवर कर लेते हैं। फ्लूट बेसिकली होता क्या है? फ्लूट होता है कोई भी डेसिमल नंबर। फॉर एग्जांपल 123.456, ये फ्लूट कहलाता है। जब डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं हमारी स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग है हमारी इंटीजर, तो आपको इजी समझने में, इजी किस तरीके से समझ सकते हैं कि स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लूट बेसिकली एक ही तरह से कॉल होता है। जैसे मैंने ये लिख दिया माई फ्लूट और इसको हम एको कर दे, बल्कि हम इसको वार डम कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं माई फ्लूट। तो अब ये प्रिंट किस तरीके से करेगा, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और ये इस तरीके से वार डंप होगा। अगर मैं इसको वार डंप नहीं करता और मैं इसको सिंपली एक एको करता हूँ तो ये रिएक्ट करेगा बिल्कुल स्ट्रिंग या वेरिएबल्स की तरह। अब स्ट्रिंग, इसको ये बहुत ऐसी चीज़ नहीं है फ्लूट के, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा के सीखा जाए तो फ्लूटिंग पॉइंट नंबर होता है बेसिकली किसी भी नंबर के बीच में जब डेसिमल आ जाता है। और अगर आप मैथ्स पढ़ी है आपने, मैथमेटिकल थोड़ा सा कैलकुलेशन करना जानते हैं, तो ये जो पॉइंट होता है ना बेसिकली इसको बोलते हैं फ्लूट। इसके बाद जो भी नंबर होता है उसको बोलते हैं फ्लूट। ये होता है डेसिमल आपका। तो पीएचपी में इसको अलग से डेटा टाइप बनाया गया है फ्लूट के नाम से। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़े। तो क्विकली हम बात कर लेते हैं अब एरेज की कि एरे क्या होता है। तो इसको वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया था, अब हम बात करते हैं एरेज की। एरे क्या होता है? एरे को डिफाइन करने के लिए सिंपली हमारे पास एक चाहिए वेरिएबल। हम डायरेक्टली एरे को भी डिफाइन कर सकते हैं। जब हम डेटाबेस में जाएंगे ना, जब हम एक एप्लीकेशन, एक छोटी सी एप्लीकेशन डेवलप करेंगे जिसमें लॉग इन, रजिस्टर, साइन इन, साइन आउट, लॉग इन, लॉग आउट, फॉरगेट पासवर्ड और लॉगिन होने के बाद क्या फंक्शनैलिटी नज़र आनी चाहिए, लॉगिन होने से पहले क्या फंक्शनैलिटी नज़र आनी चाहिए, तो हम कोशिश करके एक ऐसा छोटा सा सिस्टम भी बनाएंगे जिसमें सारी करंट फंक्शनैलिटी हो। CRUD, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि एरे जो है वो कॉमनली आप ये समझ लें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जब आप किसी फ्रेमवर्क की तरफ जाएंगे ना, मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ एरे को क्योंकि एरे ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एरे है, या अगर वेरिएबल्स के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है तो वो है एरे। जब हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं अपनी एप्लीकेशन पीएचपी के अंदर, तो एक CRUD सिस्टम होता है बेसिकली। इसका मतलब है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। इस पूरी फंक्शनैलिटी को कहते हैं CRUD। और जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे CRUD को आगे जाके और फर्दर भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो एरे का मोस्टली जो काम होता है वो डेटा को, एक डेटा सेट को एक वेरिएबल के अंदर होल्ड करवाते हैं और उस वेरिएबल के थ्रू हम अलग अलग डेटा सेट को कॉल करते हैं। इन दिस केस हम एक एरे बनाते हैं। अगर हम एरे बना लेते हैं अभी, अब हम इसको कॉल कैसे करेंगे? हमें इसको फिर प्रिंट करना पड़ेगा और प्रिंट करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक कॉल को जैसे लेना है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें लिख देता हूँ स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3। तो अब मैं इसको कॉल कैसे करूँगा? इसके लिए मुझे इसको ज़रूरी है कि मैं इसको एक एरे में, एक वेरिएबल में इस एरे को होल्ड करवाऊँ और यहाँ से अब मैं एरे को कॉल करूँगा डायरेक्ट। फॉर एग्जांपल 0 और इसको मैं करता हूँ एको। अब आगे देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास, स्ट्रिंग 1। अब अगर मैं इसको 2 मुझे लेके आना है तो मुझे पता है इसका जो होल्ड है ये जहाँ पर कंटेन करता है इसकी, ये 1 पे होल्ड करता है, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा और यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर स्ट्रिंग 2 नज़र आ जाएगा। अच्छा, तरीका भी यही है, लेकिन चूंकि ये एरे है और एरे में हमेशा 2 चीज़ें डिफाइंड होती हैं
की एंड वैल्यू। अभी ये इसकी मैंने वैल्यू डिफाइन की है और मैं इसको यहाँ से की से कॉल कर रहा हूँ। अब आप भी मे भी ये सोच रहे होंगे कि जब हमने इस तरह का डेटा ही लिखना है तो क्यों ना हम स्ट्रिंग में लिख लें। जब हमें 1 बाय 1 ही करके कॉल करना है तो हम क्यों ना वेरिएबल में लिख लें जो हमने स्ट्रिंग बनाई थी। तो बेसिकली एरे को समझाने का मतलब ये है कि जब हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो डेटाबेस में हमें नहीं पता कि वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू है क्या, लेकिन हमें कीज़ पता होती हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, तो ये हमें पता होता है। तो अब जब भी यूज़र लॉगिन होता है तो उसके बाद हम डिफाइन कर पता लगा सकते हैं कि कौन सा यूज़र लॉगिन है और इसकी क्या वैल्यू है और क्या वैल्यू हमें कॉल करनी है। फॉर एग्जांपल जो यूज़र लॉग्ड इन है उसका नाम क्या है। तो वो जब हम आगे एक छोटा सा सिस्टम बनाएंगे तो उसमें भी ये चीज़ें सीखेंगे। तो उसमें एरे बहुत बहुत मददगार साबित होता है कि हमें पता होता है कि एरे को हमने किस तरीके से इसकी की को वैल्यू के साथ पेयर करना है। अब मैं आपको एक लॉन्ग एरे बना के दिखाता हूँ और इस लॉन्ग एरे में हम कीज एंड वैल्यूज़ दोनों होल्ड करेंगे। मैं क्विकली इनको कमेंट कर देता हूँ और हम दोबारा से एक एरे बनाते हैं। अच्छा, एरे का वेरिएबल का नाम रखना ज़रूरी नहीं है कि हम एरे ही रखें, हम कुछ भी रख सकते हैं। माई न्यू एरे इज इक्वल टू एरे। अच्छा, अब ये जो डेटा होल्ड करेगा, ये डेटा जब होल्ड करता है तो हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी अच्छे तरीके से करके लेके चलते हैं। तो हम इसकी जो की है, फॉर एग्जांपल ये की है और ये जो डिफ़ाइन करेगी इस वैल्यू को डिफ़ाइन करेगी, इसका फॉर्मेट बेसिकली ये होता है। यहाँ पर कॉमा लगाना ज़रूरी नहीं है लास्ट लाइन में, लेकिन अगर लगाएं तो बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि आप अगर 2 महीने बाद 3 महीने बाद आते हैं अपने कोड को एडिट करने के लिए तो आपको याद रहता है कि कौन सी वैल्यू के बाद मुझे कॉमा नहीं लगाना। तो आप अगर लगाते चलते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस नहीं रखते हैं, तो अब आप जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पर डिफ़ाइन कर लें तो वो ऑटोमेटिक कॉमा लगा रहेगा। और आप जब आपने कोई न्यू की ऐड करनी होगी तो आप सिंपली यहाँ से एडिट करके अपडेट कर सकते हैं अपनी कीज़ एंड वैल्यूज़ को। तो मैं कीज़ एंड वैल्यूज़ थोड़ा सा समझा दिया अब आपको। अब हम एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा एरे है और ये समझ लेते हैं हम डेटाबेस से आ रहे हैं और डेटाबेस के कॉलम का नाम हमारा है फर्स्ट नेम इज इक्वल टू चारों, लास्ट नेम इज इक्वल टू। अच्छा, ये डबल कोट और सिंगल कोट में आपको इसलिए भी समझा रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये डबल कोट में ही आए या सिंगल कोट में ही आए। मेरी प्रैक्टिस ये रही है कि मैं सिंगल कोट में लिखता हूँ ज़्यादातर इससे। और जब मुझे पता करना होता है कि मैंने इसके अंदर सिंगल कोट भी लगाना है तो वो सिंगल कोट इजीली पास हो जाता है। वो भी मैं आगे जब हम बात करेंगे एसक्यूएल एस्केप वगैरह की तो उसमें मैं आपको ये गाइड करूँगा। उसके बाद है मेरा ईमेल। अच्छा, ईमेल मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा email@email.com। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं, ये ईमेल कुछ भी हो सकता है। तो मैंने जैसे कि नाम अपना तो लिख दिया लेकिन मैं ईमेल नहीं लिखा, उसकी एक वजह है, वो समझने वाले समझ गए होंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएटेड एट और इसके अंदर मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल नाउ का फंक्शन चलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसको कॉल करते हैं अपने एरे को। माई न्यू एरे इज इक्वल क्रिएटेड एट। मुझे जो इस वक्त फील्ड चाहिए वो क्रिएटेड एट की फील्ड चाहिए। अब ये वैल्यू तो आपको पता है कि ऑटोमेटिक डिफाइंड है, मतलब डेटाबेस से आ रही है। हम इसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि ये तो चेंज होगी ही ना, ये वाली वैल्यू चेंज होती रहेगी टाइम टू टाइम। तो हम इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउज़र को। और ये लाइन 17 पर एक्सपेक्टिंग क्या लगा दिया, अच्छा ये लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया भाई। ओ भाई गलती हो गई भाई, चलो। कॉल अनडिफाइंड फंक्शन नाउ। अच्छा, मैंने जैसा कहा था कि ये फंक्शन नहीं चलेगा तो हम इसको ना सिंपली ये कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी के लिए इसको दे देते हैं वाई, मतलब यहाँ पे ईयर नज़र आ जाएगा। मैं टाइम स्टैम्प भी यूज़ कर सकता था, क्या लगा दिया ओ भाई साहब। अच्छा जी, ये एरर जो आ रहा है ना अभी, इस वजह से बेसिकली ये आ रहा है क्रिएट, और हमने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएटेड एट, तो हमें सेम फील्ड यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ेगी क्रिएटेड एट। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और ये हमारे पास यहाँ पर अब शो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये तो डेटाबेस से आ रही है जैसा कि हमने बात की है अभी, तो ये डेटाबेस से आ रही है। तो अब हम इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर हमें सिर्फ एक फील्ड मिल जाएगी। अब इसी तरह से हमें अगर कोई एक स्पेसिफिक फील्ड चाहिए, फॉर एग्जांपल
फर्स्ट नेम, और इसको अब चेक करते हैं तो हमें यहाँ पर खाली फर्स्ट नेम दिख जाएगा। अब ये एरे के अंदर एरे नेस्टेड एरेज भी बनते हैं, और एरे का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। तो ये थी एरे की डिटेल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशंस सीखेंगे कि कंडीशन किस तरह की होती है, कितने तरीक़ों की होती हैं, और उस पर हम फर्दर बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मैं कोशिश करूँगा उसको फर्दर एक्सप्लेन करूँ। थैंक यू वेरी मच।